नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निश्चय एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। दोस्तों, इस वीक में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उन पे सभी पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन्स को भी दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं। हाल ही में मंथन सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। दोस्तों, हाल ही में मंथन सम्मेलन का आयोजन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा कहाँ पे किया गया और ये किया गया बेंगलुरु में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य सड़क संबंधित विभिन्न विषयों तथा जो नेटवर्क है विकास से संबंधित मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई। जो इसके लिए थीम रखी गई थी, विषय वस्तु रखी गई थी, आइडियाज टू एक्शन टुवर्ड्स अ स्मार्ट एंड सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम्स। ये इस सम्मेलन की थीम रखी गई थी, विषय वस्तु रखी गई थी। ऑप्शन से नज़र डालते हैं। शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के, शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। कृषि मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर्स हैं श्री गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बायजूस, पेटीएम, मास्टर कार्ड और टाटा समूह। तो दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई के स्पॉन्सर्स के अधिकार दे दिए गए हैं। टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुन लिया गया है मास्टर कार्ड को। मास्टर कार्ड ने ले लिया है स्थान पेटीएम का। पहले यह अधिकार पिछले 7 वर्षों से पेटीएम के पास ये राइट्स थे और अब बीसीसीआई ने टाइटल स्पॉन्सर के रूप में मास्टर कार्ड को चुन लिया है। मास्टर कार्ड क्या है दोस्तों? यह एक अमेरिकी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर में कार्य करती है, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। अब मास्टर कार्ड भारत में होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर होगा मास्टर कार्ड। दोस्तों, टाटा समूह आईपीएल को स्पॉन्सर करता है, करता है टाटा ग्रुप। आगे बढ़ते हैं और बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया भारत में क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है बीसीसीआई। स्थापना हुई थी वर्ष 1928 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में किन भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं नीलांबुर, त्रिशूर, वारंगल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में नीलांबुर, त्रिशूर, वारंगल इन सभी शहरों को शामिल कर लिया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नीलांबुर स्थित है केरला में, त्रिशूर स्थित है केरला में और वारंगल स्थित है तेलंगाना में। केरला के 2 शहर तथा तेलंगाना के 1 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जिसमें दुनिया के 294 शहर शामिल हैं। 294 सिटीज इसमें शामिल हैं, जिसमें अपने समुदायों में निरंतर सीखने को, आजीवन सीखने को बढ़ावा देता है यूएनजीएनएलसी ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी। यूनेस्को के बारे में जानते हैं दोस्तों क्या है?
यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने की वाली संस्था है यूनेस्को। स्थापना कब हुई दोस्तों? वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर है 193। आंद्रे अजोले वर्तमान में यूनेस्को की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छाता योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? ऑप्शन दिए गए हैं ओडिशा, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश। छाता स्कीम लॉन्च की है दोस्तों ओडिशा राज्य सरकार ने। बेसिकली यह योजना वाटर कंजर्वेशन से संबंधित है, जल संचयन से संबंधित योजना है छाता योजना। टेरेस से लेकर एक्वीफर तक कृत्रिम रूप से जल का सामुदायिक दोहन और संचयन शुरू करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इससे भूजल पर बढ़ते दबाव को कम किया जाएगा तथा भूजल स्तर में सुधार किया जाएगा छाता स्कीम के तहत। और यह स्कीम प्रारंभ की गई है ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। ओडिशा की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर राजधानी है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। श्री गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। ओडिशा में भितरकनिका तथा सिमलीपाल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। ओडिशा में स्थित है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है ओडिशा से। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। ऑप्शन दिए गए हैं केरला, कर्नाटक, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन, PATWA, पैसिफिक एरिया ट्रैवल्स राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ डेस्टिनेशंस के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 से पुरस्कृत किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य को। यह पुरस्कार बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में पश्चिम बंगाल राज्य को प्रदान किया गया। इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है कोलकाता। CM है श्रीमती ममता बनर्जी। लॉ गणेशन वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल में दुधवा सुंदरबन जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। दोस्तों एक यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन W2, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में और स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस पायदान पर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है HDI, और जारी करने वाली संस्था का नाम है दोस्तों UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी को कम करने तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास करने वाली संस्था है UNDP। स्थापना हुई वर्ष 1966 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। दोस्तों जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये मेनली 3 पिलर्स पर आधारित होता है। पहला पिलर है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा सेक्टर है पर कैपिटा इनकम। इन 3 पिलर्स पर आधारित होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कब से जारी किया जा रहा दोस्तों? वर्ष 1990 से। दुनिया के 2 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री, जिनमें पहला नाम है महबूब उल हक, ध्यान रखिएगा, महबूब उल हक, तथा दूसरे थे अमर्त्य सेन।
अमर सेन भारत के एक अर्थशास्त्री थे तथा महबूब उल हक ये थे पाकिस्तान के। इन दोनों के प्रयासों से पहली बार 1990 में HDI जारी किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। दोस्तों वर्ष 2021 में जो ये इंडेक्स जारी किया गया है, भारत को इसमें स्थान मिला है 132वां स्थान मिला है। कुल देश शामिल किए गए थे 191 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 132। दोस्तों आपको बता दें अंक 0 से लेके 1 तक इसमें अंक दिए जाते हैं। भारत को अंक मिले हैं 0.633। इस सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड इस सूची में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2020 में जो इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत को स्थान मिला था 131वां। एक पायदान की गिरावट आई है भारत की स्थिति में। भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका को 73वां, चीन को 79वां, भूटान को 127वां तथा बांग्लादेश को 129वां स्थान प्राप्त हुआ। यानी ये सभी देश भारत से अच्छी स्थिति में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी 132वां स्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना होगी इस प्रश्न की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और रूस। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एलिजाबेथ द्वितीय सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन की महारानी के रूप में काबिज रहीं। वर्ष 1952 में उन्हें गद्दी प्राप्त हुई थी, गद्दी पर बैठी थी और अब उनके सबसे बड़े पुत्र प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बनाए गए हैं। ब्रिटेन में जो राजा और रानी होते हैं दोस्तों, इनको आप ऐसा समझ लेते हैं जैसे भारत में प्रेसिडेंट, जो नॉमिनल हेड होते हैं, गवर्नमेंट के। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ पे महारानी या महाराजा जो भी होते हैं। ब्रिटेन की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है लंदन और हाल ही में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं लिज ट्रस हाल ही में नई प्रधानमंत्री बनी हैं ब्रिटेन की और उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है सुएला ब्रेवरमैन जो कि भारतीय मूल की महिला हैं। इन्हें गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। सुएला ब्रेवरमैन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं और लिज ट्रस इंपॉर्टेंट है ही। हाल ही में नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं ब्रिटेन की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5वीं भारत अमेरिकी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों हाल ही में 5वीं भारत अमेरिका समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने वैश्विक समुद्री क्षेत्र के विकास, द्विपक्षीय समुद्री सहयोग प्रयास, क्षेत्रीय समर्थन पहल और सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की है। और अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वॉल्कर तुर्क संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। वह किस देश के हैं? ऑप्शन दिए गए हैं पुर्तगाल, तुर्की, ऑस्ट्रिया और नॉर्वे। दोस्तों वॉल्कर तुर्क यूनाइटेड नेशंस के मानव अधिकार हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं और वह हैं ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया देश के निवासी हैं वॉल्कर तुर्क। उन्हें यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस ने नियुक्त किया। एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के दोस्तों? वो हैं पुर्तगाल के। ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट कमिश्नर्स स्थापना हुई थी वर्ष 1943 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके जो हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, वो हैं वॉल्कर तुर्क और ये हैं ऑस्ट्रिया के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डायमंड लीग
फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। प्रतिष्ठित डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा ने, और यह लीग का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। उन्होंने 88.44 मीटर जेवलिन थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीता है, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि आयोजित किए गए थे टोक्यो में, वर्ष 2021 में टोक्यो में जो ओलंपिक खेले गए उसमें भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने, और भारत की तरफ से दूसरे व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बने नीरज चोपड़ा। पहला गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 में, शूटिंग में यह मेडल जीता गया था, जबकि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, और उन्हें वर्ष 2021 में भारत का खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी नवाजा गया। मेजर ध्यानचंद भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1991 में, और वर्तमान में 25 लाख की राशि प्रदान की जाती है। डायमंड लीग जो प्रतियोगिता होती है दोस्तों, यह वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसका पूर्व नाम था वर्ल्ड एथलेटिक्स का IAAF, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। वर्ष 1913 में यह संस्था स्थापित हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है वर्ल्ड एथलेटिक्स, और यह जो ये फाइनल खेला गया था डायमंड लीग फाइनल, यह खेला गया था ज्यूरिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएन सिंह का निधन हो गया है। वह भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दे चुके हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 21वें, 22वें, 23वें या 24वें। तो दोस्तों पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व CJI श्री केएन सिंह, न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह जी का निधन हो गया, और अब तक के इतिहास में सबसे कम दिनों तक इनका कार्यकाल रहा, सबसे कम अवधि का कार्यकाल रहा केएन सिंह जी का, और इनका हाल ही में मात्र इनका 18 दिन का CJI के रूप में कार्यकाल रहा, और अब तक सबसे कम अवधि का कार्यकाल रहा है केएन सिंह जी का, न्यायमूर्ति केएन सिंह जी का, और हाल ही में इनका निधन हो गया है, और भारत के 22वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया। और दोस्तों इसी से एक प्रश्न राइज हो जाता है कि सबसे छोटा कार्यकाल तो केएन सिंह जी का रहा, लेकिन सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा, सबसे सर्वाधिक अवधि तक कार्यकाल रहा जस्टिस YV चंद्रचूड़ जी का। 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक, कुल 18 दिनों तक भारत के CJI के रूप में कार्य किया जस्टिस केएन सिंह जी ने, और हाल ही में इनका निधन हो गया। दोस्तों वर्तमान में भारत के CJI कौन है? हाल ही में बनाए गए हैं 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस UU ललित, उदय उमेश ललित हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। एशिया कप टूर्नामेंट का खिताब हाल ही में श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराकर जीता है। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया कप टूर्नामेंट को होस्ट किया था श्रीलंका ने, जबकि आयोजन हुआ दुबई UAE में, और इस खिताब को जीता है श्रीलंका की टीम ने, पाकिस्तान की टीम को हरा दिया है। इंडिया इस टूर्नामेंट में पहले ही बाहर हो गया था। वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित US ओपन 2022 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अमेरिकी ओपन 2022 का पुरुष वर्ग का मेन सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता? तो ये जो होते हैं दोस्तों ग्रैंड स्लैम बोला जाता है इनको। 4 वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में जानकारी दूंगा। पहला होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद आयोजित होता है फ्रेंच ओपन,
और फिर होता है विंबलडन, और सबसे वर्ष में सबसे आखिरी में होता है यूएस ओपन। और हाल ही में यूएस ओपन आयोजित हुआ और इसका खिताब जीता है कार्लोस अल्कैरेज ने। कार्लोस अल्कैरेज स्पेन के युवा खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। उन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को पराजित किया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, जबकि राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। अब जानते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष में पहली प्रतियोगिता होती है। उसके बाद आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और आखिरी में होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है, विंबलडन ओपन होता है लंदन में, और यूएस ओपन अमेरिका में आयोजित किया जाता है दोस्तों। और ये सभी ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं आईटीएफ के द्वारा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है आईटीएफ। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। वर्ष 1913 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इस वर्ष के जो सभी खिताब हुए हैं उन पर नज़र डालते हैं किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता सबसे पहले, उसका खिताब जीता था राफेल नडाल ने। फ्रेंच ओपन का खिताब भी 2022 का राफेल नडाल ने जीता था। विंबलडन ओपन जो हुआ 2022 का, उसका खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। और हाल ही में यूएस ओपन 2022 का सिंगल्स मेंस का खिताब जीता कार्लोस अल्कैरेज ने। दोस्तों, इन जो चारों ग्रैंड स्लैम्स हैं, इनमें सबसे पहले शुरुआत हुई विंबलडन की। विंबलडन की शुरुआत हुई थी 1877 में, 1877 में, ध्यान रखिएगा। 1881 में शुरू हुआ यूएस ओपन, फिर शुरुआत होती है 1891 में। 1891 में फ्रेंच ओपन की, और ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई वर्ष 1905 से। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट ग्राउंड में खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन क्ले ग्राउंड में खेला जाता है, जबकि विंबलडन ग्रासलैंड में खेला जाता है। और हाल ही में जो यूएस ओपन आयोजित हुआ, उसका खिताब जीता है कार्लोस अल्कैरेज ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2022 का महिला वर्ग विमेंस सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? मेंस का खिताब तो मैंने बताया कार्लोस अल्कैरेज ने जीता, खिलाड़ी हैं स्पेन के। और विमेंस वर्ग का खिताब जीता है इगा स्वीटेक ने। ये खिलाड़ी दोस्तों पोलैंड की, और इन्होंने ओन्स ज़ेबुअर जो कि ट्यूनीशिया की खिलाड़ी हैं, उन्हें पराजित किया है। और थर्ड अपने जीवन का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो रैंकिंग है, पहली रैंकिंग है ईगा स्वीटेक की, पोलैंड की खिलाड़ी हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं वर्ष में, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो इस वर्ष 2022 के जो सारे ग्रैंड स्लैम हुए हैं उन पर नज़र डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था दोस्तों एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। उसके बाद जो फ्रेंच ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन का खिताब भी ईगा स्वीटेक ने ही जीता था। विंबलडन ओपन का खिताब जीता था दोस्तों एलिना रिबाकिना ने। एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन 2022 का खिताब इन्होंने जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम और एडोब। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने क्वांटम कंप्यूटिंग में स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ हाल ही में समझौता किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आईबीएम। ऑप्शंस में जो चारों कंपनी दी गई हैं, ये सभी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। सॉफ्टवेयर सेक्टर में सारी कंपनी कार्य करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इन चारों कंपनीज के जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो सभी भारतीय मूल के हैं। एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले आईबीएम की बात कर लेते हैं। वर्ष 1959 में यह कंपनी स्थापित हुई। मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की बात कर रहा हूँ। 1959 में यह स्थापित हुआ और यह है चेन्नई में। मद्रास चेन्नई का पूर्व नाम है।
गूगल की बात करते हैं, सीईओ हैं श्री सत्या नाडेला। गूगल सीईओ हैं श्री सुंदर पिचई। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नाडेला। और आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, ध्यान रखिएगा अरविंद कृष्णा। और एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। ये सभी भारतीय मूल के हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत के लिए बहुत गौरवशाली बात है, गौरव की बात है। आईबीएम के हैं श्री अरविंद कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक या एक्सिस बैंक। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विसेज लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक है और शशिधर जगदीशन वर्तमान में इसके सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो संदीप बख्शी इसके सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक्सिस बैंक ये भी निजी क्षेत्र का बैंक है। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के सीईओ हैं। एसबीआई की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1 जुलाई 1955 को यह स्थापित हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई के चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन दिए गए हैं नोएडा, लखनऊ, गांधीनगर और जयपुर। हाल ही में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नोएडा में किया गया। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 सितंबर 2022 को उद्घाटन किया। यह 4 दिवसीय आयोजन था। लगभग 50 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इससे पूर्व इस तरह का भारत में सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1974 में। आपको बता दें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1903 में। हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। डेयरी क्षेत्र में रिसर्च तथा टेक्निकल एक्सपर्टीज को बढ़ावा देता है और इस क्षेत्र को बढ़ाने का काम करता है आईडीएफ, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। और आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत में आयोजित किया गया है। दोस्तों अब मिल्क से संबंधित, डेयरी से संबंधित बात हुई है तो बात कर लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड भारत में शुरू किया गया था वर्ष 1970 में। व्हाइट रेवोल्यूशंस के नाम से जाना जाता है और व्हाइट रेवोल्यूशंस के फादर भारत में जनक के रूप में जाने जाते हैं श्री वर्गीज कुरियन। दोस्तों हम इस सेशन में करंट अफेयर तो पढ़ते हैं, उसके साथ स्टैटिक जीके भी कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीबी लाल जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए हैं चिकित्सा, पर्यावरण, कला और पुरातत्व। जैसे जनरली जो वीकली सेगमेंट होता है उसमें हम लगभग 30 से 35 क्वेश्चन रखते हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो हम करंट अफेयर उसके साथ स्टैटिक जीके, तो हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको लगभग 4 फैक्ट्स बताता हूँ। लगभग 120 प्रश्न हम कवर करते हैं एक सेशन में। प्रश्न है हाल ही में बीबी लाल जी का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन हैं चिकित्सा, पर्यावरण, कला और पुरातत्व। तो दोस्तों हाल ही में बृजवासी लाल जी का निधन हो गया है, उनका संबंध है पुरातत्व से, आर्कियोलॉजी से। भारत के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद श्री बृजवासी लाल जी का हाल ही में निधन हुआ। राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई का इन्होंने नेतृत्व का कार्य किया था। वर्ष 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। वर्ष 2000 में पद्म भूषण से नवाजा गया। भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का कार्य करती है संस्था है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कब स्थापित हुई?
1861 में कनिंघम जी के द्वारा यह स्थापित हुई थी और वी विद्यावती वर्तमान में इसकी डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रही हैं। ध्यान रखिएगा एएसआई के बारे में। वी विद्यावती डायरेक्टर जनरल है, वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो एएसआई के डायरेक्टर जनरल के रूप में भी कार्य किया श्री बीवी लाल जी ने। वर्ष 1968 से लेकर 1972 तक इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। वर्तमान में कौन है महानिदेशक? वी विद्यावती। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन यह संस्था पुरातत्व सर्वेक्षण जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य करती है और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है श्री प्रहलाद पटेल। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी पुरातत्व। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का परिसर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, पत्तन, पोत एवं जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। यह केंद्र भारत की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित स्थल है और यह प्रसिद्ध डॉकयार्ड गोदीवाड़ा के रूप में जाना जाता था। दक्षिणतम भाग था सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम हिस्सा लोथल, जो कि प्रसिद्ध डॉकयार्ड गोदीवाड़ा के रूप में जाना जाता था। गोदीवाड़ा यानी कि पोर्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध शहर था यह लोथल। वर्तमान में स्थित है गुजरात में। धौलावीरा की बात करते हैं दोस्तों, यह भी गुजरात में स्थित है और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है धौलावीरा और वर्ष 2021 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में है। राखीगढ़ी यह स्थित है दोस्तों हरियाणा में। राखीगढ़ी स्थित है हरियाणा में और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा यह भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है और यह है राजस्थान में। ऑप्शंस पे जो दिए गए हैं सभी ऑप्शंस भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं और हाल ही में भारत सरकार ने फैसला किया है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण गुजरात के लोथल में किया जाएगा। कौन सा मंत्रालय यह डेवलपमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री यानी पत्तन, पोत एवं जहाज रानी मंत्रालय और इसके मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर और 11 सितंबर। तो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना यूनेस्को के द्वारा की गई। कब की गई? वर्ष 1966 में। पहली बार यह दिवस मनाया गया 8 सितंबर 1967 को। साक्षरता के अर्थ और महत्व से अवगत कराने के लिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2022 में भी मनाया गया है। 2022 के लिए थीम विषय वस्तु रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं 129वां, 130वां, 131वां और 132वां। तो हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किए गए। यह पूरे दुनिया भर में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह सूचकांक 0 से लेकर 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष जो कि सूचकांक जारी किया गया है 22 में 2021 की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। यह सूचकांक भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 131वां। 177 देशों की सूची में भारत 131वें पायदान पे है।
आपको बता दें दोस्तों, 0 से 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं। भारत को 53.9 अंक दिए गए हैं और भारत को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा गया है। 4 कैटेगरी बनाई गई हैं जिसमें फ्री, मोस्टली अनफ्री तथा रिप्रेस्ड कैटेगरी हैं। भारत को मोस्टली अनफ्री कैटेगरी में रखा गया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर है सिंगापुर पहले स्थान पर है दोस्तों। 10 अंकों की गिरावट हुई है इस सूचकांक में भारत में। 2021 में जो सूचकांक जारी किया गया था वर्ष 2020 के लिए, उसमें भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है और 10 पायदान की गिरावट हुई है भारत की स्थिति में और भारत पहुंच गया है 131 में। दुनिया भर में आर्थिक स्वतंत्रता की स्थिति को यह सूचकांक प्रदर्शित किया करता है। वर्ष 1995 से इस सूचकांक की शुरुआत हुई थी। द हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है, अमेरिकी थिंक टैंक है, एंड एक द वॉल स्ट्रीट जर्नल्स, जो न्यूयॉर्क आधारित एक पत्रिका है, इनके द्वारा यह जारी किया जाता है। दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इनके प्रयासों से यह सूचकांक जारी किया गया है और 1995 से यह सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इस वर्ष इसमें भारत की स्थिति है 131वें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला बायो विलेज स्थापित किया गया है, जैव गांव स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम। हाल ही में त्रिपुरा के 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक बायो विलेज के रूप में विकसित किया गया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा। ऐसी अवधारणा से इस तरह से गांव विकसित किए जा रहे हैं जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जाए। त्रिपुरा भारत का पहला बायो विलेज स्थापित करने वाला राज्य बन गया है। गोवा को दर्जा प्राप्त है दोस्तों हर घर जल, यानी नल के माध्यम से हर घर जल पहुंचाया जाएगा। हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य है गोवा। सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट, पहला ऑर्गेनिक स्टेट तथा फर्स्ट ODF ओपन डेफिकेशन राज्य का दर्जा प्राप्त है। त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों। राजधानी अगरतला, CM है श्री मणिक शाह वर्तमान में त्रिपुरा के CM हैं। श्री सत्यनारायण आर्य वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्लाउडेड लियोपार्ड तथा बाइसन नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं त्रिपुरा में। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला संविधान पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, भोपाल, देवास और ग्वालियर। तो दोस्तों, देश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के देवास शहर में। मध्य प्रदेश के देवास जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 6 करोड़ की लागत से संविधान पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महापुरुषों और सांस्कृतिक विरासत इत्यादि की मूर्तियां लगाई जाएंगी और स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश के देवास शहर में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश पे बात करते हैं, राजधानी है भोपाल। CM है श्री शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं श्री मंगू भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट, जनजातीय राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में गोंड, भील, भारिया, सहारिया जैसी प्रमुख जनजातियों के निवास स्थल हैं। मध्य प्रदेश में सांची, भीमबेटका तथा खजुराहो जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं, विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, कान्हा, वन विहार जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों कूनो नेशनल पार्क, कूनो बालपुर। हाल ही में चर्चा में है। क्यों चर्चा में दोस्तों? नामीबिया से चीते लाए जा रहे हैं, चीतों का रीइंट्रोडक्शन कराया जा रहा है कूनो पालपुर में। कूनो पालपुर मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित नेशनल पार्क है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अलका उपाध्याय, विनेश कुमार त्यागी, विनय कुमार त्रिपाठी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष
और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है श्री विनेश कुमार त्यागी को। विनेश कुमार त्यागी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। एससीआई की स्थापना हुई है 1961 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अलका उपाध्याय NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य करती संस्था, उसकी चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रही हैं। VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री विनय त्रिपाठी। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई वर्ष 1905 में, जबकि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1988 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पत्तन पोत एवं जल मार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। NHAI सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है तथा रेलवे बोर्ड रेलवे मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए कि जो तीनों संस्थाएं बताई इन जिस मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं उनके मंत्री कौन हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पत्तन पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। रेलवे मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्री आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में PM श्री योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री द्रौपदी मुर्मू, श्री जगदीप धनखड़। तो दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने PM श्री योजना की शुरुआत की है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई है। फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री का फुल फॉर्म है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म रखा गया है। देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों का तकनीकी आधार पर उन्नयन किया जाएगा PM श्री योजना के तहत, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रही हैं, और श्री जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं विक्रम दोरायस्वामी, संजय वर्मा, प्रणय वर्मा तथा नागेश सिंह। तो दोस्तों, हाल ही में संजय वर्मा को कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। विक्रम दोरायस्वामी को हाल ही में UK में हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में, जबकि नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कनाडा की बात करते हैं दोस्तों, ओटावा कनाडा की राजधानी है। जस्टिन ट्रूडो वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में TV शंकर नारायणन का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शंस हैं संगीत, विज्ञान, पर्यावरण और सिनेमा। तो दोस्तों, हाल ही में प्रसिद्ध कार्नेटिक सिंगर प्रसिद्ध कर्नाटक गायक TV शंकर नारायण जी का निधन हो गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, इनका संबंध है संगीत से। वर्ष 2003 में TV शंकर नारायण जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संगीत अकादमी पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। मदुरई मणि अय्यर शैली गायन के विद्वान थे TV शंकर नारायण। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुरेश रैना ने संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस खेल से है? तो जाने माने क्रिकेटर सुरेश रैना ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, क्रिकेट। सुरेश रैना ने अपने करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे तथा 78 T20 इंटरनेशनल मैच खेले। 2011 में भारतीय टीम ने विश्व कप का खिताब जीता था। विजेता टीम का हिस्सा रहे थे सुरेश रैना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का इनॉग्रेशन किया है। यह किस देश में स्थित है?
ऑप्शंस हैं भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान कई समझौतों पर दस्तखत हुए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण किया है और यह स्थित है बांग्लादेश में। भारत इस परियोजना के लिए तकनीकी तथा आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। वर्ष 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और हाल ही में इसके यूनिट 1 का इनॉग्रेशन किया गया था। 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई है। बहुत सारे कई समझौते हुए, जिनमें एक महत्वपूर्ण समझौता दोस्तों कुशियारा नदी जल विवाद समझौता। कुशियारा नदी जल बंटवारे को लेकर अंतिम रूप दिया गया है इस मीट में। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों बांग्लादेश में। आगे बढ़ते हैं। सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं कोलकाता, भुवनेश्वर, दिल्ली और लखनऊ। दोस्तों सबसे पहले जान जाइए, सुब्रतो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है फुटबॉल से रिलेटेड और यह प्रतिष्ठित वार्षिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। प्रत्येक वर्ष से खेला जाता है दिल्ली में। इस वर्ष यह 61वां संस्करण था, 61th एडिशन था इंटरनेशनल सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का। इसका शुभारंभ हुआ था वर्ष 1960 में। भारत के पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और उन्हीं के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम दिया गया है सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।